गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक अपने बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर, यानी कि गैर संवैधानिक निकायों पर। हमने अपनी पिछली क्लास में संवैधानिक निकायों पर चर्चा की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर। देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में जितना महत्व कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है, उतना ही महत्व हमारी शासन व्यवस्था में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, यानी कि गैर संवैधानिक निकायों का है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से तात्पर्य यह है, या गैर संवैधानिक निकायों से तात्पर्य यह है कि जिन भी संस्थानों की चर्चा संविधान में ना की गई हो, उन्हें हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। ठीक, संवैधानिक निकाय क्या थे? जिनकी चर्चा संविधान में की गई हो, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, है ना, इसके अलावा अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अन्य कई संस्थान। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनकी चर्चा या जिक्र या जिनकी स्थापना संविधान के अनुसार नहीं हुई है। ठीक, देखिए, टोटल 3 प्रकार की संस्थाएं आपको मिलेंगी। इंस्टीट्यूशंस जो है वो 3 प्रकार के भारत में आपको मिलते हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनका जिक्र संविधान में किया जाता है, जिनको हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। एक वह जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया जाता है, ठीक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और तीसरी, सांविधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडीज, जिनकी स्थापना कानून के द्वारा, यानी कि संसद ने एक एक्ट बनाकर की है। ठीक, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में दोनों प्रकार की संस्थाएं आ जाती हैं। एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, और स्टैच्यूटरी भी आ जाती हैं, क्योंकि उनका भी संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक, उनकी स्थापना संविधान के अनुसार नहीं, बाद में संसद द्वारा एक कानून बनाकर हुई। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो ना कि संवैधानिक हैं और ना ही सांविधिक, यानी कि ना ही स्टैच्यूटरी हैं, यानी जिनका निर्माण या जिनकी स्थापना ना तो संविधान के अनुसार हुई है, ना ही जिनकी स्थापना संसद के द्वारा कानून के अनुसार हुई है। ठीक, तो वो ऐसे भी संस्थान हैं जो दोनों में से कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आज हम कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ऐसे ही संस्थानों की चर्चा करेंगे जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक, लेकिन संविधान के इतर इनकी स्थापना की गई है, या तो वो एक रिजोल्यूशन के द्वारा, सरकार द्वारा हुई है, या फिर एक एक्ट यानी स्टैच्यूटरी के द्वारा हुई है। तो मिला जुला के देखते हैं। ऐसे कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, जैसे नीति आयोग। ठीक, इससे पहले एक आयोग था योजना आयोग, हम सब ने इसका नाम सुना होगा। वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक, अब तो खैर वो इस समय नहीं है। तो नीति आयोग, ठीक, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी प्रकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन, सीबीआई, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जिनको देखते हैं। हम सब ने कभी न कभी चर्चाओं में, परिचर्चाओं में, न्यूज़पेपर्स में इन सब का जिक्र सुना है। ठीक, हम इनमें से जितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं सबकी चर्चा करेंगे। हमने नीति आयोग का सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल उसी के समतुल्य है, बस जो चीजें केंद्र के लिए यहाँ पर ये राज्य में होता है, हमसे डिस्कशन करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक, सीबीआई का नाम हम सबने सुना। ठीक, काफी चर्चा पर चर्चा में रहता है। एनआईए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस समय बहुत चर्चा में उठा हुआ है। पिछले 2-3 वर्ष के जो 2019-20 के जो इंटरव्यूज हुए हैं, ठीक, तब से लेकर अभी तक लगातार इंटरव्यूज में, यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस के मेंस हो या लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू हो, लगातार प्रश्न एनआईए पे बहुत पूछे जा रहे हैं।
2019 में और इसमें चेंजेस आए, देखते हैं क्या। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे नेशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत। इन सभी में जो सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वह है नीति आयोग। वह नीति आयोग, नीति आयोग 13 अगस्त 2014 को, आपको पता है 2014 में देश की राजनीति में, या जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी यूपीए की, बहुत साधारण भाषा में बोले तो कांग्रेस पार्टी की 10 साल शासन के पश्चात, 10 साल से मतलब भारतीय जनता पार्टी का उससे पहले शासन था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, 99 से 2000 तक एनडीए की, जिसको आप हिंदी में राजग भी बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यानी कि बीजेपी की सरकार थी। तत्पश्चात 10 वर्षों तक यूपी की सरकार रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, सप्रंग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2014 में गठित हुई। जून में गठन होने के बाद सबसे पहला काम जो सरकार का था वो था 13 अगस्त 2014 को 65 वर्ष पुरानी एक भारत की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की घोषणा की गई। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म करने की घोषणा करने की बोला गया कि जो मोदी सरकार है, द मोदी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टू स्क्रैप द 65-year-old प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो पिछले 65 वर्ष तक जो भारत की विकास, किस प्रकार से जो विकास होगा, पंचवर्षीय योजनाएं जो निर्माण होता था योजना आयोग का, उसको समाप्त करने की बात की। और समाप्त करने के पश्चात बोला गया, भाई लोगों के मन में प्रश्न उठा, अगर योजना आयोग का समापन हो जाएगा तो फिर इसकी जगह कौन? योजना आयोग भी भारत की संवैधानिक संस्था नहीं थी। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी जी के द्वारा जो है सरकार ने उनकी रिकमेंडेशंस पर सरकार ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी। तो जब मोदी गवर्नमेंट को भी, यानी कि 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार, तो उनको भी प्लानिंग कमीशन, जो कि एक 65 वर्ष पुराना भारत का महत्वपूर्ण संस्थान था, कमीशन था, उसको हटाने के लिए कोई एक्ट या कोई संशोधन या ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, किसी कानून के द्वारा भी निर्माण नहीं हुआ था। सरकार सिर्फ उसको एक रेजोल्यूशन के द्वारा ले आई थी। तो इस सरकार ने भी सिर्फ एक रेजोल्यूशन के द्वारा कि हम योजना आयोग को खत्म करने जा रहे हैं, योजना आयोग का समापन कर दिया। योजना आयोग के समापन के पश्चात ये हुआ कि भाई 65 वर्ष पुराने इस संस्थान को समाप्त करने के पश्चात नया संस्थान क्या होगा। तो नए संस्थान के रूप में जिस संस्थान की कल्पना की गई वह था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, एस्टेब्लिशमेंट, और इसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके नाम में ही इसका पूरा निहितार्थ छुपा हुआ है, यानी एक राष्ट्रीय संस्थान जो कि बदलते हुए भारत का संस्थान होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत बदल रहा है, तो बदलते भारत का ये संस्थान है। तो जब नीति आयोग की स्थापना की गई तो सरकार ने भी इसका यही पक्ष रखा। भाई जब नीति आयोग की स्थापना की गई तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि भाई आपने इस 65 वर्ष पुराने संस्थान को यकायक हटाने का निर्णय लिया, क्या सोचा? क्योंकि इससे पूर्व ऐसा नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की गवर्नमेंट,
इससे पहले 99 से 2004 तक 5 वर्ष सफलतापूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी पूरे किए, वो भी योजना आयोग के अंतर्गत रही। बहुत बड़ा क्लैश रहा मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में, लेकिन उन्होंने भी 5 ईयर प्लान की जगह वो रोलिंग प्लान लेकर आए, ठीक। लेकिन उन्होंने भी योजना आयोग के समापन की बात नहीं की। तो ऐसा क्या हुआ कि इस सरकार ने आते ही योजना आयोग के समापन और एक नए संस्थान की बात करी। तो सरकार ने सबसे पहले तो बताया कि जो नीति आयोग है, बोला कि भाई ये किस हिसाब का इंस्टीट्यूशन है, क्यों योजना आयोग को हटाने की आप बात कर रहे हैं और क्यों नीति आयोग को लाने की बात कर रहे हैं, क्या अलग होगा योजना आयोग से नीति आयोग, और ऐसी क्या आवश्यकता बनी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी। तो ये देखते हैं। सरकार ने सबसे पहले बोला इट्स जस्ट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एक कार्यकारी निकाय होगा। नीति आयोग क्या होगा, एक कार्यकारी निकाय, इट्स जस्ट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स जस्ट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कार्यकारी निकाय होगा। यानी कि सरकार ने बोला कि भाई देखिए, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सरकार ने बोला पिछले 6 दशक में यानी 60 दशकों में भारत बड़ी तेजी के साथ परिवर्तित हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली, चाहे वो सोशली सामाजिक हो, चाहे इकोनॉमिकली आर्थिक हो, स्ट्रैटेजिक हो, हर स्तर पर भारत में परिवर्तन का दौर चालू है। उन्होंने बोला योजना आयोग एक वन कमांड कमीशन था या वन कमांड इंस्टीट्यूशन था, यानी कि उसमें जो फ्लो था डायरेक्शंस का वो वन कमांड था, ठीक। जबकि भारत की जो शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि संघीय स्वरूप है, जहां पर केंद्र सरकारें भी है, राज्य सरकारें भी हैं। विकास की कोई भी अवधारणा बननी चाहिए तो उसमें दोनों का योगदान होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य आपस में एक सहयोग से ही, आपस में एक दूसरे के ही भारत के विकास का खांचा खींच सकते हैं। लेकिन बोल रहे कि प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन एक वन वे कमांड की बात करता था, वन वे डायरेक्शन की। इसका जो एक अप्रोच था वो बॉटम अप अप्रोच नहीं था, ठीक। वो कैसा था, वो टॉप टू बॉटम का अप्रोच था, यानी नीतियों का क्रियान्वयन ऊपर इसके स्तर पर होता था और फिर वो नीचे के स्तर पर आती थी कि आपको एग्जीक्यूट करना है। वन वे कमांड का मतलब बोला गया कि प्लानिंग कमीशन के लिए, योजना आयोग के लिए बोला गया वन वे कमांड था। वन वे कमांड मतलब भाई केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर प्लानिंग कमीशन योजना बनाता था, और बनाने के पश्चात राज्यों को बता दिया जाता था कि भाई देखिए ये 5 वर्ष का खाका खींच लिया गया है, अब इस प्रकार से आपको काम करना है, इस प्रकार से विकास करना है, ये मॉडल है, ठीक। उन्होंने बोला, सरकार ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने जब इसको लाया गया, उन्होंने बोला कि एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, एक संघीय स्वरूप के लिए ये अप्रोच सही नहीं, वन कमांड, ठीक। उन्होंने बोला कमांड एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये मल्टी डायरेक्शनल होना चाहिए, यानी केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से निर्देश हो कि विकास कैसे होना चाहिए। अप्रोच इसकी बॉटम अप होनी चाहिए, ठीक। यानी कि आइडिया नीचे से बनकर आए और ऊपर की तरफ आए, यानी राज्य आइडिया दें केंद्र को कि भाई ये योजनाएं होनी चाहिए राज्यों के लिए। बोला गया कि हर राज्य की एक अलग परिस्थितियां होती हैं, हर राज्य की जनमानस का स्वरूप अलग होता है, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनकी नीड्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बेसिक नीड्स, सब कुछ अलग होता है। तो डेवलपमेंट का मॉडल भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि किस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो हर स्टेट अगर नीचे से अपने अपने आइडियाज देगा, फिर उसको ऊपर के स्तर पे केंद्र सरकार देखकर एक विकास का खाका खींचेगी। तो उन्होंने बोला नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा, ठीक। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ठीक, यानी कि सहकारी संघवाद को और बढ़ाएगा। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करेगा, सहकारी संघवाद को सपोर्ट करेगा। ठीक, इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक दूसरे के तहत, राज्य सरकारें अपने आइडियाज बताएंगे कि ऐसे ऐसी विकास का मॉडल होना चाहिए, तो केंद्र सरकार उस हिसाब से जो है कार्य करेगी। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से इसलिए हमको लाने की आवश्यकता हुई नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का बराबरी का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि प्लानिंग कमीशन में बोला गया कि ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल कमांड पे था, यानी केंद्र सरकार के कमांड पर काम करता था। ठीक, प्लानिंग कमीशन का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक, एक सेंट्रल कमांड पर कार्य करता था, बिल्कुल केंद्र सरकार की अप्रोच पे काम करता था। उन्होंने बोला कि ये एक प्रकार से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए सुटेबल नहीं है, जबकि नीति आयोग में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। बोला गया कि जो एक पैराडायग्मिक शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी में, उसके लिए नीति आयोग की यानी भारत में जो हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके लिए नीति आयोग की बहुत जरूरत है। ठीक, क्योंकि पूर्व में जो कमांड और कंट्रोल की अप्रोच थी, नीति आयोग उससे जस्ट अलग है। बोला गया कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कमांड और कंट्रोल की अप्रोच पे था, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, सीसी अप्रोच। वो राज्यों को कमांड करता था, दिशा निर्देश देता था और कंट्रोल नियंत्रण करता था, जबकि नीति आयोग जो है वो कोलैबोरेशन पर यानी कि सहयोग पर, कोलैबोरेशन पर इसका मेन फोकस होगा। ठीक, तो इस करके नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक, बोला गया इसके द्वारा जो नीति आयोग का रोल होगा वो प्लानिंग कमीशन से थोड़ा अलग होगा। प्लानिंग कमीशन एक कमांड देकर चीजों को बनाता था, नीति आयोग गवर्नमेंट के लिए एक, नीति आयोग जो है वो सरकार की प्रीमियर पॉलिसी का थिंक टैंक होगा, यानी सरकार के लिए नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की अतिरिक्त ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। तो ये थिंक टैंक वाली अप्रोच क्या है? उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म अप्रोच, कि भाई कैसा मॉड्यूल होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए ये संस्थान एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ये बताएगा सरकार को कि देखिए ऐसा है, आइडियाज को कलेक्ट करेगा ये राज्यों से, इंस्टीट्यूशन से, और फिर बताएगा कि देखिए ऐसे कार्य करना चाहिए। जैसे सरकार को ये बताएगा कि 20 साल के लिए आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो कैसे? तो इस जगह पर ऐसा, इस जगह पर ऐसा, इकोनॉमिकली ये चीजें, बिजनेस के लिए ये चीजें, इसके लिए, तो एक ओवरऑल अप्रोच होगी। बोला गया इस अप्रोच के साथ, तो लोगों ने जब थिंक टैंक्स पर बात हुई तो उन्होंने बोला क्या ये थिंक टैंक पॉलिसी किस प्रकार कारगर सिद्ध होगी, राज्यों का रोल किस प्रकार इसमें डिसाइड होगा, कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए जब हम नीति आयोग को थिंक टैंक पॉलिसी के रूप में यूज करेंगे तो ये एक नए मॉडल को लेकर आएगा। ठीक, नए मॉडल मतलब प्लानिंग कमीशन का जो टॉप टू डाउन मॉडल था उससे अलग ही एक बॉटम अप अप्रोच का मॉडल होगा, यानी राज्यों से केंद्र की ओर सुझाव आएंगे, अलग अलग राज्यों के सुझाव आएंगे तो हमें और ज्यादा सुझाव आएंगे। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस जो हमेशा एक तनावपूर्ण रहते हैं उसमें एक सुधार आएगा। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस अच्छे होंगे, स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा अपनी पॉलिसी मेकिंग में, नीति आयोग में इन सब का जो है सुझाव लिया जाएगा। दूसरा बोला गया कि जो नीति आयोग है वो एक तरह से नॉलेज हब होगा इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेस का। नीति आयोग इज अ नॉलेज हब, बोला गया कि एक नॉलेज हब होगा। ठीक भाई, थिंक टैंक है ना ये, थिंक टैंक का मतलब क्या हुआ कि सोचेगा, विचारेगा। सोचता विचारता कौन है? जो दुनिया भर का ज्ञान एकत्र करता है। तो बोला गया नीति आयोग चाहे इंटरनल सोर्सेस से उसको मिला, जैसे मैंने आपको बताया बॉटम अप अप्रोच, यानी हर राज्य अलग अलग अपना विकास मॉडल बताएगा, बोलेगा देखिए ऐसे काम करिए। तो उत्तर प्रदेश अपना रखेगा, बिहार अपना, तमिलनाडु अपना, पंजाब अपना, जम्मू कश्मीर अपना, ये
तो उन्होंने बोला इंटरनल सोर्सेस पे भी हमको नॉलेज मिलेगा और हम एक्सटर्नल सोर्सेस से भी नॉलेज को कलेक्ट करेंगे और फिर हमारा नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक इस पर विचार करेगा किस प्रकार की पॉलिसीज होनी चाहिए, इस आधार पर काम करेंगे। उन्होंने बोला कि जो नीति आयोग है वो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जिसमें जो गैप्स हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएगा। प्लानिंग कमीशन की तरह 5 वर्ष की योजनाओं पर इसका अप्रोच नहीं होगा। इसीलिए अरुण जेटली जी ने प्लानिंग कमीशन की आलोचना करते हुए बोला कि ये 65 वर्ष पुराना संस्थान, जो उस समय के फाइनेंस कमीशन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब तो चूंकि अरुण जेटली जी है नहीं, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी चल रही है। उन्होंने बोला देखिए ये 65 वर्ष पुराना संस्थान अब बदलते हुए भारत के लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता, इसकी सार्थकता नहीं है। तो बोला कि इसीलिए हमने एक नीति आयोग जैसी संस्थान का रखा जो थिंक टैंक पॉलिसी के रूप में एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को बनाएगा। तो बोला कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होगा, बातें तो आपने बहुत सारी कर ली है ना, आप भी अभी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे सर बताया तो आपने बहुत कुछ कि सेंट्रल के लिए काम करेगा, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के लिए काम करेगा, प्लानिंग कमीशन से अलग होगा, बॉटम अप अप्रोच होगी, प्लानिंग कमीशन का जो एक टॉप टू डाउन मॉडल था उसके इतर हटते हुए ये एक बॉटम टू टॉप का अप्रोच होगा, नीचे से ऊपर की ओर आएगा, एक नॉलेज हब होगा, लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस से लेगा। पर कैसे, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा सर, है ना भाई, स्टेट के रोल की तो बात कर रहे हैं पर इसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा। तो देखिए इसकी कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं। बोला गया जो नीति आयोग का कॉम्पोजिशन होगा, मतलब कि किस प्रकार नीति आयोग बनेगा, उसकी चर्चा की गई। बोला गया सबसे पहले तो नीति आयोग में एक चेयरपर्सन होगा, जैसे प्लानिंग कमीशन में चेयरपर्सन थे वैसे ही, और इसके चेयरपर्सन देश के प्रधानमंत्री होंगे, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक, यानी कि नीति आयोग के चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन होंगे, सदैव भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यानी जो भी भारत का प्रधान, जैसे योजना आयोग में था, जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता था वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति नीति आयोग का भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। फिर बोला गया फिर एक गवर्निंग काउंसिल होगी जो नीति आयोग की गवर्निंग करेगी। तो बोला गया इसमें कौन होगा, तो उन्होंने बोला इसमें सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, और सीएम ऑफ ऑल यूटी, तो बोला गया भाई हर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बोला गया भाई 8 में 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में तो विधायिका है, जम्मू कश्मीर में भी है वर्तमान में देख लिया जाए, लेकिन इसमें भंग चल रही है, होगी तो 3 हो जाएगी, जल्दी मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो फिर तो बोला कि भाई 3 जगह के वो भी हो जाएंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक तो मैं JNK एक साथ लिख रहा हूं, ठीक, यूनियन टेरिटरी के रूप में भी, परंतु आप देखिएगा कि अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर कुछ बड़ा प्लान होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कुछ बड़ा आपको रोचक दिखाई पड़ेगा। सेना का जमावड़ा दोबारा से बन रहा है, बढ़ रहा है वहां पर। बोला ये जा रहा है कि ये ट्रूप्स इलेक्शन ड्यूटी पे गए थे विभिन्न राज्यों में और वापस लौट कर आ रहे हैं, ठीक, असम में और पश्चिम बंगाल में और जगहों पर। परंतु अब क्या सत्य है या क्या इसके पीछे के निहितार्थ है वो तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु जितना अनुमान लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी, जितना थोड़ा बहुत समझ है, सेना का जमावड़ा बढ़ रहा है, गृह मंत्री के दौरे बढ़ रहे हैं, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से वो मिले हैं वहां पर। इसके अलावा सेना अध्यक्ष का भी 2 दिन का दौरा हुआ, मनोज मुकुंद नरवाने जी का,
तो इस घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि एक दोबारा से कुछ हलचल सी हो रही है। शायद जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसके डिजिग्नेशन को चेंज करने की बात हो रही है। मे बी, ये मेरा अनुमान है, शायद जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने की बात हो, ठीक, जिसमें जम्मू रीजन को अलग कर दिया जाएगा और कश्मीर के सदर्न कश्मीर को, दक्षिणी कश्मीर को तोड़ के उसको जम्मू रीजन में मिला दिया जाए और कश्मीर के नॉर्दर्न कश्मीर को ब्रेक करके उसको लद्दाख यूटी में मर्ज कर दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी होगी, लेकिन कश्मीर को ब्रेक कर दिया जाएगा, सदर्न कश्मीर जम्मू में मर्ज कर दिया जाएगा और जो नॉर्दर्न कश्मीर है उसको मे भी लद्दाख में मर्ज कर दिया जाए और कश्मीर में एक सेंट्रल रीजनल कमांड में कश्मीरी पंडितों को बसाने की भी योजना हो सकती है, क्योंकि ये सरकार के अपने घोषणा पत्र में भी थी। ठीक, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बाकी क्या होगा देखते हैं। अगर ये सत्य हुआ तो आप आकर कहिएगा कि भाई हाँ सर आपने सही बताया, और गलत हुआ तो फिर भाई माफी चाहते हैं, ठीक, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं। तो इसमें जिन भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को शामिल किया जाएगा। ठीक, ये गवर्निंग काउंसिल होगी जो पर्यवेक्षण करेगी नीति आयोग का। तीसरा बोला गया इसमें रीजनल काउंसिल्स होंगी। रीजनल काउंसिल्स में आपको बताऊं 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें भारत में हैं। इसमें नॉर्थ, साउथ अलग अलग, उत्तर के राज्य नॉर्थ में, दक्षिण के साउथ में, ईस्ट, वेस्ट और एक सेंट्रल। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो इन 5 क्षेत्रीय परिषदों को इसमें जगह दी जाएगी कि भाई क्षेत्र अनुसार भी किस प्रकार का वो होना चाहिए। स्टेट्स का आपने रोल देख ही लिया। इसके अलावा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 स्पेशल इनवाइटीज को बुलाया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो मानिए इकोनॉमी के फील्ड के हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड के। मानिए कोई इकोनॉमी में एक्सपर्ट है तो बताएगा किस प्रकार अर्थव्यवस्था को बढ़ा जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, किस प्रकार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा भारत का, कैसे होना चाहिए, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस प्रकार रोल मॉडल मैप्स तैयार होंगे। ये स्पेशल इनवाइटीज जो है दे आर नॉमिनेटेड बाय पीएम। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनको नॉमिनेट करेंगे। तो बोला गया पहले तो ऐसे कॉम्पोजिशन होगा नीति आयोग का, ठीक। इसके अलावा कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी जो इसमें रहेंगे, ठीक। ये तो हो गया एक पॉलिटिकल अप्रोच का पूरा कॉम्पोजिशन नीति आयोग। इसके अलावा बोला गया कि भाई फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के लिए भी कुछ लोगों को इसमें अपॉइंट किया जाएगा, जैसे वाइस चेयरपर्सन। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा कॉम्पोजिशन में कि चेयरपर्सन होंगे जो कि प्रधानमंत्री होंगे, एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जो नीति आयोग को गवर्न करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। और जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं है वहां के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा सभी रीजनल काउंसिल्स 5 और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड स्पेशल एक्सपर्टीज को भी इसमें रखा जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि इसमें एक वाइस चेयरपर्सन होंगे जिनका अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। वाइस चेयरपर्सन एक्चुअली में मुख्य कर्ता धर्ता यही होंगे, भाई है तो वाइस चेयरपर्सन का वो होता है, लेकिन आपको पता प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ना, यानी जो भी होगा भाई वो प्रधानमंत्री
के पास देश में इतने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर देश विदेश के सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो वो उतना समय नहीं दे पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो अपॉइंट करेंगे वाइस चेयरपर्सन को। ठीक, ये एक तरह से नीति आयोग के अपॉइंटेड बाय पीएम, नीति आयोग के एक तरह से मुख्य कर्ता धर्ता होंगे। ठीक, और इनका जो स्टेटस होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस होगा। ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा इनको प्राप्त होगा। फिर बोला गया इसके अलावा कुछ और सदस्य भी होंगे जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे, जिनको वाइस चेयरपर्सन के नीचे फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो चेयरपर्सन को सहयोग करेंगे। इनका दर्जा स्टेट मिनिस्टर का होगा, राज्य मंत्री का दर्जा होगा। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि वाइस चेयरपर्सन जो इसमें राजीव कुमार जी चल रहे हैं, ठीक, उनका स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर का है, और जो फुल टाइम मेंबर्स इसमें जो एक्सपर्ट होंगे, ठीक, वो स्टेट मिनिस्टर का उनका दर्जा होगा। इसके अलावा कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे इसमें, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। ये कौन होंगे? ये 2 मेंबर्स जो है वो किसी भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च सेंटर से इनको रोटेशन पॉलिसीज के तहत लाया जाएगा। 2 मेंबर्स ये पार्ट टाइम होंगे कुछ समय के लिए। कहां से आएंगे? लीडिंग यूनिवर्सिटीज से, जो देश की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां से, रिसर्च सेंटर्स से, ऑर्गेनाइजेशंस जो महत्वपूर्ण है भारत में, ऐसी जगहों से लाया जाएगा। रोटेशन पॉलिसी, मानिए 6 माह के लिए आए, फिर 6 माह के लिए किसी और को बुलाया गया, फिर 6 माह के लिए किसी और को बुलाया गया, तो ऐसे करते हुए पार्ट टाइम मेंबर्स आएंगे। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, पदेन सदस्य। ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और ये काउंसिल ऑफ 4 लोग होंगे, ऐसे 4 मेंबर्स होंगे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आएंगे, जो समय समय पर प्रधानमंत्री इनको नॉमिनेट करते रहेंगे। ये भी रोटेशन पॉलिसी के तहत होंगे, 4 कभी कोई आ गए, 4 कभी कोई आ गए। ठीक, इसके अलावा एक सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वाइस चेयरपर्सन के बहुत बड़े साथ सहयोगी होंगे। ये भी प्रधानमंत्री जी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी का इनका दर्जा होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का इनका दर्जा होगा। तो ये पूरी एक नीति आयोग का फॉर्मेशन बनाया गया। ठीक, चेयरपर्सन होंगे, गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के सीएम होंगे, यूटी के सीएम होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, रीजनल काउंसिल्स होंगी। इसके अलावा स्पेशल एनआईटीज को बुलाया जाएगा। उसके अलावा कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे। ठीक, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन होंगे, सीईओ होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, ठीक, पार्ट टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स, इन सबको अपॉइंट इसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ एक रिसर्च विंग होगी, ठीक, नीति आयोग की, जो पूरा रिसर्च करेगी कि किस प्रकार से काम होगा। इसमें एक रिसर्च विंग होगी, ये सिर्फ रिसर्च करेगी कि भाई क्या क्या चीजें, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। ठीक, एक्सपर्ट्स की, जैसे मानिए लोगों को आवाज देना है ना, जैसे प्रधानमंत्री जी एक योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो ये जो एक्सपर्टीज होंगे ये यही करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कैसा विकास मॉडल हो, किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे सबसे बड़ा अभाव क्या है, भारत में हर व्यक्ति के स्तर पर छत नहीं है, तो सबसे पहले उनको छत प्रदान की जाए, तो इसके लिए रिसर्च भी होगी। फिर बोला गया पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या है, इसको प्रदान किया जाए। इसके अलावा
जो है रोजगार की समस्या है उसको किस प्रकार हल किया जाए, ठीक। तो जैसे मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया, ठीक। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया। इसके अलावा आप देखिए सरकार मुद्रा लोन के तहत छोटे छोटे कामगारों को भी लोन प्रदान कर रही है, स्टार्टअप्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये बोला गया इसके द्वारा जो है ये रिसर्च विंग अलग अलग क्षेत्रों के रिसर्च करके बताती है सरकार। इसी प्रकार से कंसल्टेंसी विंग होगी, ठीक, वो कंसल्ट करेगी कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या काम है। तो बेसिकली जो नीति आयोग है ना वो थिंक टैंक की तरह काम करेगा, जबकि प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन योजनाओं को बनाता भी था, योजनाओं का एग्जीक्यूशन भी करता था। प्लानिंग कमीशन का इतना वो होता था, इम्पैक्ट होता था कि प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसको ओवर पार करने लग जाता था। इसीलिए प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन में क्लैश चलता था। नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स जस्ट अ थिंक टैंक पॉलिसी, इट्स जस्ट एडवाइजरी बॉडी। इसको आप एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये थिंक टैंक पॉलिसी, ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, इसका काम है सरकार को एडवाइस देना। थिंक टैंक ये सोचने वाला वर्ग है, सरकार को सोच के बताएगा कि सर ये सेक्टर है, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। सरकार बोलेगी अच्छा ठीक भाई, मकान नहीं है, आपने बताई एक समस्या, जल नहीं है, तो फिर कैसे काम किया जाए, तो फिर ये बताएंगे। कंसल्टेंसी विंग, रिसर्च विंग ने छांट लिया कि सर देश में आपने विकास के लिए जो हमको योजना बनानी है इस स्वरूप से बनानी है कि मकान होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, सबको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, ठीक। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, कैसे मिले, क्या, ये तो आपने समस्याएं बता दी, अब कैसे इसको दूर किया जाए, विकास का मॉडल कैसे खींचा जाए। फिर कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग ये बताएंगे कि सर देखिए ओवरऑल सोचने की जरूरत है, ठीक। आप एक योजना चालू करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, जिसमें लोगों को शहर और गांव दोनों में मकान दिए जाए। इसके अलावा आप देखिए जो लोग अपना घर बनाते हैं, सरकार उनके जो है 2.5 से 3 लाख रुपए तक की छूट भी दे रही है लोन में। इसके अलावा मुद्रा लोन को स्टार्ट करिए ताकि लोगों को ऋण प्राप्त हो पाए, स्टार्टअप्स प्रोवाइड कराइए, ठीक, स्टार्टअप के लिए लोन प्रोवाइड कराइए, ठीक, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योजना है। टीम इंडिया ये कहिए, जैसे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो नीति आयोग बोलेगा तो स्टेडियम्स का निर्माण करिए, स्पोर्ट्स के लिए ऐसे फंडिंग करिए, तो ये पूरी सारी चीजें हैं, ठीक। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो यही है, एक नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर, जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्रायोरिटीज हैं उन पर फोकस होगा कि राष्ट्रीय विकास किस पे हो, उन सेक्टर्स पे फोकस करेगी ये, ठीक। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार, राज्यों से भी पूछा जाएगा, थिंक टैंक उनके आइडियाज को बताएगा सेंटर को कि देखिए इस राज्य ने ऐसा दिया, तो बिल्कुल मेरा मानना है कि तमिलनाडु में ये चीज अच्छी है लेकिन ये चीज कमी है, ऐसा किया जाए। उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, तो इस पे थोड़ा फोकस किया जाए। साउथ में ये चीजें ठीक है लेकिन इस चीज की कमी है, इस पे फोकस किया जाए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए। उसके अलावा एक क्रेडिबल प्लान्स और मैकेनिज्म को वो देंगे जिसके तहत एक विकास का खाका खींचा जा सके। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कुछ पॉलिसीज हैं जिनके द्वारा नीति आयोग भारत के लिए एक विकास का खाका खींच सकती है, ठीक, एक विकास का खाका खींच सकती है। ऐसे ही कुछ अन्य जो है आपके इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसपे हम अब आगे चर्चा करेंगे NHRC पर। तो NHRC क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये अगला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, काफी प्रश्न इस पर आ जाते हैं NHRC से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक स्टैच्यूटरी कमीशन है। मैंने आपको बताया नीति आयोग न स्टैच्यूटरी था न कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो एक रेजोल्यूशन के द्वारा सरकार द्वारा लाया गया था। जिस प्रकार प्लानिंग कमीशन को लाया गया था
और एक सिंपल रिजोल्यूशन के द्वारा हटा दिया गया। कल को सरकार कोई आए और एक सिंपल रिजोल्यूशन के द्वारा नीति आयोग को भी हटा सकती है। लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैचुरी बॉडी है। क्या होता है मैंने बताया था, जिसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा हो, विच इज नोन एज स्टैचुरी बॉडी या फिर सांविधिक निकाय। 1993 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि भाई राज्य यानी व्यक्तियों के मानवाधिकारों का ये प्रहरी है। तो ये आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। प्रहरी मतलब वॉचमैन। ये बैठ के देखेगा कि सरकार या सरकार के जो भी अधिकारी हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, IAS, IPS, सेना वाले जितने भी हैं, ये किसी प्रकार से किसी भी देश में मानवाधिकारों का किसी प्रकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इनका काम ये देखना है। ठीक, तो क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना का? ऑब्जेक्ट क्या था इसकी एस्टेब्लिशमेंट का? व्हाट्स द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NHRC? जिसे मैंने बताया भाई कि देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, तो स्वाभाविक बात है उद्देश्य यही होगा कि भाई उन संस्थागत व्यवस्थाओं को, उन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशंस को देश में मजबूत करना, जिसके द्वारा मानवाधिकारों को देश में पूर्ण रूप से क्या किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके। ठीक, यानी कि इन्होंने बोला कि भाई एक ऐसी हम संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे जिससे ये जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट्स के, इसका पूर्ण समाधान हो सके, मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण समाधान हो सके। अब भाई मानवाधिकार के मुद्दे क्या है? आपको पता है अक्सर जब कोई एनकाउंटर होता है, अक्सर चाहे वो सेना द्वारा घाटी में किया जा रहा हो या पुलिस द्वारा किया जा रहा हो या फिर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, किसी को कोई सजा दी जा रही हो, तो सब में जो है मानवाधिकार देखे जाते हैं कि भाई पुलिस ठीक है, कोई चोर है, कोई आतंकवादी है, लेकिन उससे पहले एक ह्यूमन, उसके राइट्स का संरक्षण होना चाहिए। ठीक, ये बात सच है कि मानव के अधिकार होते हैं, मानवों का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए जिस प्रकार से एक आतंकवादी का, एक चोर का, एक बदमाश के अधिकार है। अभी देखिए एक उत्तर प्रदेश में, चूंकि हम लोग हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखते हैं, एक घटना पिछले वर्ष हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, कानपुर में ही एक वो गांव है जो कि बड़ा प्रसिद्ध हो गया, बिकरू कांड। वहाँ पे व्यक्ति था विकास दुबे, गैंगस्टर किस्म का, बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका था। इससे पहले एक राज्य मंत्री की भी हत्या कर चुका था। बहुत सारे आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। उस व्यक्ति ने 8 पुलिस वालों को, जिसमें एक DSP रैंक के ऑफिसर, 2 इंस्पेक्टर और 6 जो है सिपाहियों को जो है मार दिया। और पुलिस उसको पकड़ने गई थी और आप उसकी हिम्मत देखिए कि उसने पकड़ के पूरा कर दिया, उसके फरार हो गया। फिर आपको कहानी पता है कैसे पकड़ा गया, और फिर जीप पलट गई और वो मर गया, बोला गया एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर कर दिया गया। अब उससे मानवाधिकार वाले आ गए कि भाई इसका जो है कुछ अधिकार है, पुलिस ऐसे नहीं कर सकती। देखिए बात तो सही है,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हर व्यक्ति को कानून के विधिवत रूप से इसको सजा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो मानवाधिकार वाले ऐसे केसेस में आते हैं कि भाई पुलिस ने किसी ह्यूमन के राइट्स को वॉयलेट किया, आपने एक जबरन उसके साथ अत्याचार किया तो उसको मार दिया। लेकिन एक बात बताइए, जो ये पुलिस वाले मर गए 8 हार्ट, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बात हो जाती है इस देश में, तो क्या जो सेना के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में होते हैं, ठीक, उन पर पत्थर चलाए जाते हैं, ठीक है, उन पर छुप के हमला कर दिया जाता है, तो उनकी ह्यूमन राइट नहीं है। एक आतंकवादी मानव है, उसके अधिकार हो सकते हैं, तो क्या एक पुलिस वाले के, एक सेना के सिपाही के, अधिकारी के, ठीक, उनके मानवाधिकार नहीं होंगे क्या? उनके भी तो होने चाहिए। तो ये एक बहस का विषय रहता है। खैर, हम मानवाधिकारों को पढ़ रहे हैं और क्या काम है इनका? काम ये है कि अधिकारों के अतिक्रमण को स्वतंत्र रूप से देखते हैं, यानी कि सरकार के जो लोक सेवक हैं वो या फिर जो भी आर्मी पर्सन्स हैं, क्या वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं? और अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, अपने राइट्स का वायलेशन करते हुए, भाई देखिए, कभी भी चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई लोक सेवक, अपने अगर अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो वो दूसरों के अधिकारों को क्या करेगा? सीमित करेगा। तो क्या अगर वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है तो दूसरे के अधिकारों को कम तो नहीं कर रहा? वो ये देखते हैं कि किसी प्रकार किसी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो पाए। इसके लिए सरकार ने इसकी जो संरचना की वो इस प्रकार की, कुल 1+4 मेंबर्स इसमें होंगे, अर्थात एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों को इसमें रखने की बात की गई। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। जो आयोग का अध्यक्ष होगा वह भारत का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक, यानी कि जो भी NHRC गाइड होगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड, यानी जो भी व्यक्ति NHRC का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि मुख्य न्यायाधीश, या सरल भाषा में बोले कि भारत का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष HL दत्तू साहब चल रहे हैं। ये भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है। फिर 4 मेंबर्स होंगे भाई। ठीक, तो बोला गया 4 सदस्य कौन होंगे? बोला गया एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज हो, एक सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा? भारत का रिटायर्ड CJI, इस समय वर्तमान में HL दत्तू साहब चल रहे हैं। सदस्य, एक सदस्य जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त या वर्किंग कार्यरत जज हो। अच्छा, देखिए कितना बड़ा क्राइटेरिया रखा गया, तो कितना महत्वपूर्ण संस्थान है। दूसरा सदस्य हाईकोर्ट का कोई रिटायर्ड या वर्किंग जज हो, तो एक अध्यक्ष हो गए, 2 सदस्य हो गए, 2 सदस्य और बोले बच्चे। तो जो 2 सदस्य हो उनको मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी हो, या जो 2 मेंबर हैं उनको ह्यूमन राइट्स की जानकारी हो और अनुभवी हो, जानकारी और कार्य का अनुभव हो एवं कार्यानुभवी हो, यानी कि जिन्होंने काम किया हो ह्यूमन राइट्स के लिए लंबे समय तक, ऐसे व्यक्ति को ही इसमें मेंबर बनाया जाता है। तो आप समझ गए, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका हेड होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज
इसका मेंबर होगा, कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज इसका मेंबर होगा, कोई 2 सदस्य जो मानवाधिकार की जिनको जानकारी होगी या जिनका कार्य अनुभव होगा वो इसके सदस्य होंगे। ये तो हो गए फुल मेंबर्स। इसके अलावा कुछ 4 पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं। ये तो आपके फुल मेंबर्स हो गए, 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, ये तो परमानेंट रहते हैं। इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य भी इसमें जुड़े रहते हैं जो हमेशा इसके साथ रहते हैं। ठीक, वो कौन से लोग हैं आइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ फिर आगे निकलता हूँ। तो बोला कि भाई इसके अलावा ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा कौन है इस समय, तो एच एल दत्तू साहब है, कब स्थापना हुई, किस प्रकार का निकाय है, अध्यक्ष की क्या योग्यता है, सदस्यों की क्या योग्यता है, और कौन कौन होता है। तो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, पदेन सदस्य जिसको हिंदी में बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पदेन सदस्य, ये फुल टाइम मेंबर के अलावा होते हैं। इसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसमें नेशनल एससी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन, शेड्यूल्ड टाइप, शेड्यूल्ड कास्ट, और नेशनल वुमेन कमीशन। इन सभी के अध्यक्ष ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जो कि सदैव जो है इस संस्था के अंतर्गत रहते ही हैं। ठीक, तो ये लोग तो कुछ लोग हैं जो उसमें सदैव रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो सदैव राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यानी कि ये जो हेड हैं एनएचआरसी के और जो मेंबर्स हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। याद रखिएगा क्वेश्चन बस यही सबसे बनता है, कौन कौन है, उनकी योग्यता क्या क्या होती है और उनमें कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं राष्ट्रपति अपने मन से भी किसी को भी रिटायर्ड जज को, भारत के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को बना दें, चीफ जज का अध्यक्ष और मेंबर्स को बना देंगे, ऐसा नहीं। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है, एक 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर द्वारा जिसको लीड किया जाता है या जिसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन, उपसभापति, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति किसी भी प्रकार से इसमें नहीं होते। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष के नेता दोनों सदनों के, संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, संसद। तो कितने हो गए, 2, एक 3, एक 4, एक प्राइम मिनिस्टर 5 और गृह मंत्री। ठीक, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, गृह मंत्री। ये 6 लोग जिस भी व्यक्ति का नाम अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए अपॉइंट करते हैं, वही व्यक्ति जो है वो इस
1989 में नियुक्त होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 70 वर्ष तक की मैक्सिमम एज हो सकती है इसमें, या 5 जो भी अधिक हो। 70 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकता है, और 5 साल उनका कार्यकाल होता है, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 67 साल में बना तो 70 में रिटायर हो जाएगा, और अगर कोई 62 साल में या 63 साल में बन गया तो फिर वो 5 साल तक उसका कार्यकाल चलेगा। ठीक भाई, आयोग की कार्यप्रणाली क्या करता है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो अगर कोर्ट में कोई मैटर बहुत समय से लंबित है, जिससे किसी व्यक्ति को बिना सजा के ही, चूंकि अभी मैटर निकल कर नहीं आया और वो व्यक्ति को अंदर रखा गया है, तो अगर बहुत समय से लंबित हो तो माना जाता है ये भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, तो ऐसे मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा जहां पर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन होता है, ऐसे मैटर्स में वो व्यक्ति जांच कर सकता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो भी उपबंध बनाए गए हैं उसमें देखा जाता है कि कहीं पे भी संविधान का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, उसको कर सकता है। इसके अलावा आतंकवाद और सहित उन सभी कारणों का जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन, यानी कि आतंकवादी हो, चोर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कोई भी हो, अगर किसी भी प्रकार से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे भले उसने 1500 लोगों का मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दिया। भाई एक आतंकवादी आया, रोड पे बम लगा के प्लान करके चला गया, ठीक, बम फट गया, हजारों बेगुनाह मर गए, है ना? तो क्या उन बेगुनाह, आप पहले देखते थे रेल में बम विस्फोट हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं पटरी उखड़ गई, कुछ हो गया, ठीक, तो कैसे? लेकिन अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया आतंकवादी, उसके बाद तब भी देखा जाता था जैसे एनकाउंटर नहीं हो सकता आतंकवादी का, है ना? अक्सर एनकाउंटर होता था, लल्ला, क्यों? भाई इनके ही मानवाधिकार है, कानून के हिसाब से सजा दी जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, भाई उसने कौन से किसी, भाई अगर एक आतंकवादी है उसको लड़ना कोई समस्या है तो आए सामने से चैलेंज करके आए, युद्ध हो और लड़ाई करे, अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हो पार करके, है ना, और देश में बम फोड़ रहे हो, या देश का ही कोई व्यक्ति है अनैतिक गतिविधियों में, देखिए नेशनल इंटीग्रिटी से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक काम है तो वो करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो आयोग का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में स्थित है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में स्थित है, और अलग अलग जगहों पर इनके कार्यालय भी स्थित है, ठीक। आयोग के पास सिविल कोर्ट जैसे राइट होते हैं, ठीक। आयोग के पास जो पावर्स हैं और जो राइट्स हैं वो सिविल कोर्ट के होते हैं, इसीलिए तो इसमें, और आपने देखा इसकी प्रवृत्ति भी जो है एक जुडिशियल टाइप की है, ठीक। ये किसी भी ये जो कमीशन है, अगर उसको लगता है कि किसी मैटर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक। उस रिपोर्ट के बेस पे ये जांच अधिकारी को भी बुला सकता है, उसकी जांच भी कर सकता है, लेकिन आयोग उसी मैटर की ऐसी जांच कर सकता है, ठीक, या रिकॉग्नाइज्ड है जिसको घटे हुए 1 साल से कम हुआ। अगर 1 साल से ज्यादा का मैटर हो गया है तो फिर आयोग ऐसी परिस्थिति में उस केस को अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो ये जो है आयोग की कार्य प्रणाली है। आयोग जो है एक जो है राज्य केंद्र सबसे जांच कर सकता है, और उसको लगता है तो वो किसी पीड़ित व्यक्ति को जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकारों को सलाह दे सकता है, बोल सकता है कि भाई सिफारिश कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है कि इस व्यक्ति का जो है इनोसेंट था, उसको जेल में रख दिया गया, अभी तक उसका प्रूव नहीं हुआ और इसमें ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ,
और 6 साल बाद देखिए व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हो गया, तो इतने साल तक इसकी जो जहाँ काम करता था उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया, उसका नुकसान हुई, ये सारी चीजें, ठीक। तो वो रिकमेंड कर सकता है, ठीक। वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर, अगर वो ऐसा प्रूव होता है कि इस पब्लिक ऑफिसर ने अपने राइट्स का वायोलेशन करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया, तो वो उनको, सरकार को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक। वो किसी को भी अंतरिम सहायता देने के लिए सरकारों को सिफारिश कर सकता है। लेकिन एक चीज है, मैंने इसे बताया, 1 साल से कम की केस ही ले सकता है। तो अगर आप आयोग की भूमिका देखेंगे तो एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में, एक सलाहकारी भूमिका के रूप में, यानी जो भी ह्यूमन राइट कमीशन है वो किसी को सजा देने का अधिकारी नहीं है। वो जो भी चीज करेगा वो सिर्फ सलाह दे सकता है। यानी कि अगर उसने अपनी रिपोर्ट में ये पा भी लिया कि कोई व्यक्ति वो किसी को लोक सेवक ने गलत भी कार्य किया, तो भी उसको सजा नहीं दे सकता, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो वह सरकारों से रिकमेंड कर सकता है कि इसकी क्षतिपूर्ति दीजिए, वो आदेश नहीं दे सकता, ठीक। तो वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, सरकारों के ऊपर होता है वो उसको मानती है नहीं मानती, ठीक। तो ये एक प्रकार से जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को आपने देखा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी ऐसा है, वो केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों की दिशा निर्देश या उसमें कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर के साथ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर राज्य विधानसभा के स्पीकर होते हैं, विधान परिषद के उपसभापति होंगे, विपक्ष के नेता होते हैं विधान परिषद और विधानसभा के, इसके अलावा राज्य के गृह मंत्री होते हैं, ये सब लोग होते हैं, ठीक। उसमें राज्य का कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही उसमें उसका अध्यक्ष हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ चीजें होती हैं। आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगली एक संस्था जिसपे हम चर्चा करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नीति आयोग। आपने सीबीआई का भी नाम सुना होगा, और सीबीआई के विषय में हम बहुत जानते हैं, प्रयास करेंगे उसके विषय में कुछ देखने का। लेकिन एनआईए जो है ना, इस पर एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस बहुत करने हैं, तो हम पहला थोड़ा सा एनआईए के विषय में भी देखते हैं कि भाई ये एनआईए है क्या। एनआईए क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यूज में लगातार बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो भाई क्या है ये एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? इस समय बड़ी चर्चा में भी है, ठीक, वैसे भी है, और वेब सीरीज का दौर चल रहा है। एक बड़ी ही प्रसिद्ध फेमस बड़ी हिट एक ओटीटी कंटेंट पर एक वेब सीरीज आई थी, द फैमिली मैन, उसका पार्ट 1 और अभी रिसेंटली पार्ट 2 भी रिलीज हुआ है। उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है मनोज बाजपेयी और जो है वो लोग एनआईए के ही होते हैं, तो कैसे वर्क करते हैं, कैसे टास्क को डील करते हैं, वो सारी चीजें। तो देखिए एनआईए की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 2009 में। तो बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है। अंडर एनआईए एक्ट 2008। देखिए एनआईए के गठन और सारी चीजों को समझने से पहले इसके गठन क्यों हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, इसके पीछे फैक्टर्स, इसके पीछे कारकों को देखना होगा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो भारत के दिल में टीस के रूप में होता है, हम सबको पता है, इसने भारत के सीने को छलनी कर दिया। 26 नवंबर 2008, इसको आप मुंबई अटैक भी कहते हैं। अलग अलग 6 जगहों पर
ताज पे, ठीक, नरीमन बिल्डिंग पे, छत्रपति CST स्टेशन पर, सब जगह पर एक साथ आतंकवादी हमला हुआ। कुछ आतंकवादी अक्रॉस बॉर्डर से आए, ठीक, और घुसकर अंधाधुन CST पर, नरीमन बिल्डिंग, ताज होटल में घुसकर अटैक किया। एक तरह से एक करारा आघात था हमारे ऊपर, एक मुंह पे तमाचा था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती थी, हमारी सरकारों को चुनौती थी। कभी वो आपकी संसद तक घुसकर उन्होंने हमला किया हुआ है, हर जगह ये था। खैर ये क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी कि पिछले 7 वर्षों में 2014 से 21 तक हमने कोई ऐसे बड़े हादसे को, कोई ट्रेन में धमाका, कोई टेरर अटैक, ऐसा कुछ सुना नहीं है भारत में हुआ बड़ा देश के भीतर। मैं हुआ है, उरी आप कहेंगे सर आपकी याददाश्त कमजोर है। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, बिल्कुल हुआ। उरी हुआ, हमारे सेना कैंप में पुलवामा हुआ, और दोनों का हमने जो है बदला लिया, क्रॉस बॉर्डर जाके लिया। लेकिन अगर आप दोनों की लोकेशन को देखें तो वो जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था, चाहे वो उरी का अटैक हो चाहे पुलवामा को। और अगर आप 2014 से पहले जाएंगे तो पूरे भारत में, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगहों पर ये अटैक हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह। तो जो 26 नवंबर 2008 का अटैक था, अब क्या हुआ, ऐसा रुका है। अब ये जो अटैक होते भी हैं छोटे मोटे, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत पुरानी समस्या, 70% तक उस समस्या को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी 30% अभी भी वहां पर आतंकवाद है। तो अभी पूरी तरह से तो नहीं खत्म किया जा सका। मैं कह दूं कि पूरा खत्म हो गया तो गलत बात है। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत काफी आतंकवादियों को मारा, लेकिन घाटी पूरी तरह से भी मुक्त नहीं हुई है। अभी वहां पर रक्त रंजन चल ही रहा है, ठीक, दोनों तरफ से। तो समय लगेगा, लेकिन जल्दी निवारण हो जाएगा, ऐसा यकीन मानिए। स्थितियां पहले से काफी अनुकूल हुई है, प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हुई है, और आशा करता हूं कि आगे भी होगी। ठीक, ये विश्वास है अपनी सरकार पर भी, अपनी सेनाओं पर भी, अपनी सेनाओं के शौर्यबल और पराक्रम में। तो जब 26 नवंबर की घटना हुई, उसके पश्चात एक कमी महसूस हुई कि भाई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज या उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशंस हो, ठीक है, या फिर टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम हो, चाहे वो देश में नकली नोट जो आतंकवादी लेकर आ जाते हैं, जाली नोटों का आवागमन हो, ड्रग्स हो, स्मगलिंग हो, हथियारों की अवैध तस्करी हो, टेररिस्ट अटैक हो, जो भी चीजें आतंकवादी घटनाओं से जुड़ती हो, उसके लिए एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए। इसके लिए 2008 के NIA एक्ट के तहत एक स्पेशल एजेंसी का गठन किया गया, विच इज नोन एज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस में इनकी ब्रांचेस भी हैं, जैसे लखनऊ, मुंबई, है ना, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कोची, ठीक, और जम्मू, छत्तीसगढ़ का रायपुर, इन जगहों पर इनके ब्रांच ऑफिसेज भी हैं, ठीक। फिर बोल दे रहा हूँ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ब्रांचेस लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कोची, जम्मू, रायपुर। इसके साथ साथ NIA, जो कि एक टेररिस्ट एक्टिविटीज की एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई, इसकी एक स्पेशल सेल का भी बनाया गया, which is known as TFFC। TFFC ये फेक करेंसी और टेरर फंडिंग के लिए काम करती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी हिंदू में या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके पिछले अगर 1-2 साल के आर्टिकल पढ़ेंगे तो भरा पड़ा है
जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद की कमर तोड़ी है तो एनआईए का बहुत बड़ा रोल है। एनआईए की एक स्पेशल एजेंसी एनआईए में अलग से बनाई गई है, एक अलग डिपार्टमेंट है उनका, टीएफएफसी। ठीक, ये काम करते हैं जो जाली नोट, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान में जाली नोट छप के वो क्या करते हैं, इंडिया में ले आते हैं और इंडिया की करेंसी को कमजोर करते हैं, इंडिया की मार्केट को। दूसरा टेरर फंडिंग, यानी कि आतंकवादी घटनाओं के लिए जो बाहर से पैसा आता है या जो अंदर से फंडिंग दी जाती है, एनआईए उसकी पूरी जांच कर सकती है। ये इस टास्क ने इनकी कमर तोड़ दी है। देखिए, आतंकवादी या जो जम्मू कश्मीर में जो पत्थर चलाते हैं वो क्यों चलाते हैं? 500-500 रुपए में पत्थर मिलते हैं, उनको मिलते हैं पत्थर चलाने के लिए। तो टेरर फंडिंग कहाँ से आती, कैसे होती, क्या होता है, इस पर बहुत एनआईए ने रोक लगाई है। तो एनआईए जो है इसको लीड जो करते हैं वो ऑफिसर, वो एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर होते हैं। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। केंद्र सरकार उसको उनको अपॉइंट करती है। इसमें जो एनआईए की जो पावर्स हैं वो ये है कि वो किसी भी कार्य की जांच कर सकती है, उसमें सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको पूरा सहयोग करना पड़ेगा। इवन उस राज्य की पुलिस, आपको पता है पुलिस राज्य का विषय होता है, ठीक, सेंट्रल स्टेट का होता है, लेकिन अगर एनआईए किसी काम के लिए पहुंचा तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको सहयोग करना ही पड़ेगा। ठीक, तो एनआईए जो है इसीलिए लाया गया। क्यों? क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत ने आतंकवादी घटनाओं को या आतंकवाद के वृहद स्वरूप को देखा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ठीक जो है एनआईए को लाया गया, जिसे मैंने आपको बताया। ठीक, एनआईए जो है वो क्या किस प्रकार से काम करता है वो मैंने आपको बताया कि भाई ये किसी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, फेक करेंसी हो, टेरर फंडिंग हो या किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, उसकी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, इस पे किसी का प्रेशर नहीं। ये किसी भी स्टेट में जाके, जहां पे मानिए पश्चिम बंगाल में कोई आतंकवादी घटना हुई तो एनआईए जब वहां जाएगी, मैंने पश्चिम बंगाल इसलिए उदाहरण लिया कि इस समय वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पट नहीं रही है। अब मानिए वेस्ट बंगाल में कोई आतंकवादी घटना हुई, एनआईए स्वतंत्र है वहां जाके जांच करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे पुलिस बोल रही कि भाई हम सहयोग नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग करना ही पड़ेगा। वो और जिस भी व्यक्ति को सस्पेक्ट मानेंगे उसके खिलाफ वो एनआईए एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस को वहां पर इनको बिल्कुल सहयोग देना ही देना पड़ेगा। ठीक, तो अभी जो एनआईए का जुरिडिक्शन है वो आप हर प्रकार की आतंकवादी घटना से बताया, उनकी टीएफएफसी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग पे काम करती है। इसके अलावा चाहे देश में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, हाईजैकिंग हो, है ना, प्लेन हाईजैक करना हो, कोई शिप को, कोई एयरक्राफ्ट को, कोई देश पे अटैक हुआ हो, इन सभी चीजों जहां भी किसी भी प्रकार का कोई आतंकवाद की झलक मिल जाए, कोई टेरर फंडिंग का मिल जाए, या फिर देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी को अक्रॉस बॉर्डर तोड़ने की बात हो रही हो या इंटरनल भी, तो एनआईए काम कर सकता है। एनआईए देश के अंदर और देश के भीतर, ये तो देश के अंदर की बात बता दी, अगर देश के बाहर कोई प्लान हो रहा है इंडिया पर अटैक करने का, इंडिया को तोड़ने का, इंडिया की इंटीग्रिटी पे, एनआईए वहां जाकर भी कार्य कर सकती है। ठीक, और सबूत कलेक्ट कर सकती है, सारी चीजें कर सकती है, और फिर भारत सरकार उस दूसरे देश से बात करके बात कर सकती है। इसके साथ साथ एनआईए जो प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, यानी हथियारों की तस्करी, प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं और एक्सप्लोजिव हैं, है ना, इन सब पर कंट्रोल कर सकती है। यानी इनके निर्माण, कोई लोग बनाते हैं ना, नकली ड्रग्स बन रहा है, नकली हथियार बन रहे हैं, नकली कट्टे, बंदूक, हर चीज जो भी आप सोच सकते हैं कि जो किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाएगी, अगर केंद्र सरकार उनको बोलेगी तो एनआईए आके जांच कर सकती है किसी भी राज्य में। अभी एनआईए में
2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया, इसी के बाद से एनआईए पे बहुत क्वेश्चन पूछे। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब अमेंडमेंट आया एनआईए के लिए? 2019 में, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें बोला गया कि भाई अब 2019 के अमेंडमेंट के तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर या भारत के बाहर भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा तो भारत के नागरिकों के हितों के लिए एनआईए उस व्यक्ति पर जांच कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, एनआईए को सिमिलर पावर्स और ड्यूटी दे दी गई है बिल्कुल पुलिस ऑफिसर्स की तरह, यानी कि वो मैंने आपको बताया वो भारत में इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो केस को भी रजिस्टर कर सकता है। पहले क्या होता था, एनआईए जांच करती थी व्यक्ति के खिलाफ, अगर वो व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता था तो पुलिस को जाके बोलती थी भाई फला व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लो। अब ऐसा नहीं, अब अच्छा कभी कभी लोकल पुलिस भाई नहीं सपोर्ट करती थी, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल हो गया या कोई भी जहां पर स्पेशली जम्मू कश्मीर। अब ऐसा नहीं है, अब एनआईए को पुलिस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा क्योंकि केस दर्ज करने का काम तो स्टेट का है। एनआईए को छूट दे दी गई है, अगर किसी व्यक्ति पे संदिग्ध होगा तो एनआईए खुद अब केस भी रजिस्टर कर सकती है उस व्यक्ति के, ठीक। और इसी के साथ साथ एनआईए एक्ट के तहत उस पर ट्रायल भी चलाया जा सकता है। एनआईए के केसेस के लिए एक स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक। तो ये कुछ नए शेड्यूल लाए गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत। तो ये कुछ प्रोमिनेंट आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। इसके अलावा छोटी छोटी और है, सीआईसी है, सीवीसी है, ठीक। छोटी छोटी आपको क्वेश्चन पता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन, सूचना आयोग 2005 के तहत इसका गठन किया गया, ठीक। 1+10 मेंबर होते हैं उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन में, एक मुख्य सूचना आयोग और 10 आयुक्त होते हैं। वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा सीआईसी चल रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसका गठन किया गया और इसके तहत जो है उनका मुख्य कार्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार से जिस चीज प्रोहिबिटेड है उसके अलावा सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। अगर संबंधित जन सूचना अधिकारी किसी व्यक्ति को सूचना नहीं देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी शिकायत मुख्य सूचना आयोग से कर सकते हैं। फिर सीआईसी की जो टीम है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग को कर सकते हैं और फिर संबंधित व्यक्ति को जानकारी प्रदान करते हैं और जिसने भी सूचना प्रदान करने में जिस भी अधिकारी ने लेट लतीफी की है सीआईसी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसी प्रकार सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्र सरकार के अधिकारी अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो 1963 में भ्रष्टाचार की रोक के लिए के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर सीवीसी का गठन किया गया। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जो है अगर कोई भ्रष्टाचार या घूस लेने का अपराध होता है तो सीवीसी जांच करती है और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। छोटी छोटी संस्थाएं सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टैच्यूरीज हैं, सरकार के एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है, कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैच्यूरी है। तो हमने आज की क्लास में अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखा। आशा करता हूँ कि आज जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर मैं चर्चा की है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।